गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का हमारा विषय है वसंत पाठ 6 भगवान के डाकिए। और इसके जो कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह जो दिनकर जी हैं, पहले हम उनके बारे में जानेंगे। ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवियों में जो है इनका अग्रणीय स्थान है। रामधारी सिंह दिनकर ने देशभक्ति पर जो है अनेक कविताएं लिखकर लोगों को देश के प्रति जागरूक किया और देशभक्ति की रचनाओं के कारण ही उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जो है सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह जो दिनकर जी हैं, उनका जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार के सिमरिया गांव में हुआ। बिहार के सिमरिया में उनका जन्म हुआ और जो है उनकी रचना उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। और रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुई। उनकी रचनाएं जो थी वो रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर इत्यादि हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कविता के बारे में। तो इस कविता में जो है कवि बादल और पक्षियों को भगवान के डाकिए बताता है। जिस प्रकार से डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से जो है पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक लाते हैं। उनके लाए हुए संदेश को हम भले ही न समझ पाए, मगर जो पानी पहाड़ है वो भली प्रकार से इनके संदेश को पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। हम तो केवल सिर्फ इतना अनुमान लगाते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को खुशबू भेजती है और वो खुशबू पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश में चली जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो यहाँ पर बताया गया है, पक्षी और बादल के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जो प्रकृति है वो किसी देश की सीमा में बंधी हुई नहीं होती, वो सभी के साथ निष्पक्ष रूप से जो है व्यवहार करती है। तो अब हम कविता को पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहता है कि पक्षी और बादल ये दोनों ही भगवान के डाकिए हैं, अर्थात भगवान के संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। जो एक महादेश होता है बेटे, विशाल देश अर्थात महाद्वीप से दूसरे देश को जाते हैं। ये पक्षी और बादल जो है एक विशाल देश से, एक महादेश से दूसरे महादेश में चले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, हम जो सामान्य जन हैं उनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। मगर उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को बाँचते हैं मतलब पढ़ते हैं। उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जो है वो पढ़ पाते हैं, उनको बाँच पाते हैं, पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो पक्षी और जो बादल हैं उनके लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़। और प्रकृति को क्या बताया है? संदेशवाहक, यानी कि संदेश देने वाली हमें क्या बताया है? यहाँ पर प्रकृति को बताया है। अब यहाँ पर पेड़ पौधे और पानी, इन तीनों में क्या है? पै की आवृत्ति है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। हम तो केवल यह आंकते यानी अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब कवि कहता है यहाँ पर
कि हम तो सिर्फ यही अनुमान लगाते हैं, आंकते हैं यानी अनुमान लगाते हैं कि एक देश की जो धरती है वो दूसरे देश को प्यार प्रेम का संदेश भेजती है। और यह सौरभ, सौरभ होता है बेटे सुगंध, जो है हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों, पांखों यानी पंख पर तिरता है। और जो यह सुगंध है प्यार प्रेम की, यह पक्षियों के पंखों पर सवार होकर जो है एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है। जो प्यार प्रेम की जो सुगंध है, खुशबू जो है, वो खुशबू पक्षी जो है पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश में वो पहुंच जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और जो है एक देश से उठा हुआ बादल दूसरे देश में पानी बनकर गिर जाता है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि प्रकृति किसी देश के साथ जो है वो भेदभाव नहीं करती, और वह भौगोलिक जो है, जो हमारे बंधन है, उनको भी स्वीकार नहीं करती। यही कारण है कि एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब वर्षा भी देश की किसी सीमाओं को नहीं मानती है। तो यहाँ पर जो कवि जी हैं रामधारी सिंह जो दिनकर जी, वो प्रकृति के निष्पक्ष रूप का जो वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। और इसमें एक वह पाँखों पर, यहाँ पर भी पै है और यहाँ पर भी पै है, दोनों के शुरू में ही, तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बेटे ये हमारी कविता यहीं समाप्त होती है।